हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 यूनिट 3 से सारा क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। ठीक, तो चैप्टर 4 में सारा यूनिट 3 से क्वेश्चन रहेगा। आज हम कोशिश करेंगे कि यूनिट 3 को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आप सभी का काफ़ी नज़दीक है। तो यूनिट 3 से सिर्फ चैप्टर 4 पढ़ लेने से यूनिट 3 आपका कंप्लीट नहीं होगा। अभी और भी चैप्टर है जो कि आज हम पूरा दिन पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ लेना है। वीडियो में अंत तक बने रहना है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लेना है, जाकर वहाँ से PDF भी ले लेना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारत विश्व की एक उभरती हुई शक्ति है, इस कथन की विवेचना कीजिए। एट प्रेजेंट इंडिया इज एन इमर्जिंग पावर इन द वर्ल्ड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया है वर्तमान समय में भारत विश्व की एक महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया है। इसको अब ध्यान से समझना है कि इसमें कहा गया है कि भारत आज धीरे धीरे दुनिया की एक बड़ी और शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। तो भारत की ताकत केवल सेना से नहीं बढ़ रही है, बल्कि कई क्षेत्रों में विकास के कारण बढ़ रही है। तो लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष और विदेशी नीति, तो इन्हीं क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि विकास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को स्कूल में सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छे अंक नहीं मिलते हैं, बल्कि वह खेल में, भाषण में, कंप्यूटर में या अन्य कोई भी गतिविधि में अच्छा प्रदर्शन करता है, तभी अच्छे अंक मिलते हैं। तो उसकी स्कूल में पहचान और प्रभाव दोनों बढ़ेगा इससे। ठीक है, तो उसी तरह भारत ने कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए दुनिया में भारत का महत्व बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट आपको इसमें लिखना है तीव्र आर्थिक विकास। इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको समझना है कि तीव्र आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और देश में उत्पादन, व्यापार, उद्योग, सेवाएं और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपके गांव या शहर में पहले केवल छोटी छोटी दुकानें थीं, कुछ वर्ष बाद वहां पे क्या हुई कि बड़ी दुकानें खुल गई, बैंक खुल गया, इंटरनेट और ऑनलाइन भुगतान शुरू हो गया, वहाँ पे नई कंपनियां आने लग गई, रोजगार मिलने लग गया, सड़क भी बेहतर हो चुका है। तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है। ठीक, तो ठीक इसी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था भी अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। तो अब सवाल आता है कि भारत की आर्थिक शक्ति क्यों बढ़ रही है। ठीक, तो ये भी सवाल आता है कि आर्थिक शक्ति क्यों बढ़ रही है। तो उसका कुछ कारण है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहला कारण है विशाल घरेलू बाजार। इसका कहने का मतलब है कि भारत में बहुत बड़ी आबादी है। इसका मतलब है कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भारत में करोड़ों लोग मोबाइल फ़ोन, कपड़े, बाइक, कार, भोजन, इंटरनेट ये सब खरीदते हैं। ठीक, तो इससे कंपनियों को भारत में व्यापार करने का बाजार मिल जाता है। दूसरा है युवा जनसंख्या, यानी भारत में बड़ी संख्या में युवा लोग हैं। युवा लोग यदि शिक्षा और कौशल प्राप्त करके काम करते हैं तो वे काम करेंगे। काम करने से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर इनकम भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो बाजार में खरीदारी भी बढ़ेगी, और खरीदारी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक युवा मोबाइल ऐप बना करके कंपनी शुरू करता है और उसमें 50 लोगों को नौकरी मिलती है, तो इससे क्या हुआ कि इससे केवल उस युवा को ही फायदा नहीं हुआ, बल्कि 50 परिवारों की आय भी बढ़ी। ठीक है, अब तीसरा कारण है IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी। एक मिनट, हाँ ये, तो इसका कहने का मतलब है कि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। तो भारतीय कंपनियां दुनिया के दूसरे देश को IT और डिजिटल सेवा भी देती है। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए कि भारत में बैठा एक कंप्यूटर इंजीनियर अमेरिका की किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना सकता है। तो इससे क्या होता है कि इससे भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है और भारत की तकनीकी क्षमता की पहचान दुनिया में बढ़ती है। चौथा कारण है
वो है आपका विनिर्माण क्षेत्र, यहाँ पे लिखा गया है। इसका कहने का मतलब है कि वस्तुओं को बनाना, इसका मतलब होता है वस्तुओं को बनाना, जैसे मोबाइल, कार, दवाई, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर कपड़े। ठीक है, तो भारत में इन चीज़ों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अगला है डिजिटल अर्थव्यवस्था। इसका कहने का मतलब है कि भारत में डिजिटल भुगतान ने आर्थिक गतिविधियों को बहुत आसान बनाए हैं। जैसे आप 20 रुपये की चाय खरीद कर भी यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। तो पहले छोटे भुगतान के लिए नगद पैसे की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब मोबाइल से तुरंत पेमेंट हो सकता है। तो इससे व्यापार करना आसान भी हो गया और तेज भी हुआ। अगला है स्टार्टअप। स्टार्टअप कहने का मतलब है कि भारत में बहुत से युवा अपनी नई कंपनियां शुरू कर रहे हैं, तो इन्हें स्टार्टअप कहा जाता है। इसी को स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब दूसरा पॉइंट है विशाल जनसंख्या एवं युवा शक्ति। इसका कहने का मतलब है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और उनमें बड़ी संख्याओं में युवा की है। ठीक है, यही युवा भारत के लिए एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। अगला सवाल है कि मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब क्या है? ठीक है, तो मानव संसाधन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है। मानव संसाधन, इसका मतलब है कि देश के लोगों की क्षमता, ज्ञान, शिक्षा और काम करने की योग्यता। मान लीजिए कि किसी देश के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वाले कुशल लोग नहीं हैं। ठीक है, तो उन संसाधनों का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो अगर देश के पास शिक्षित और कुशल युवा है तो वे देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी गांव में 100 युवा है। ठीक, अगर उन युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, कंप्यूटर चलाना सिखाया जाए, तकनीक प्रशिक्षण मिले, रोजगार मिले, तो वे अलग अलग काम कर सकते हैं। कुछ शिक्षक बन सकेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई व्यापार करेगा, तो कोई कंपनी शुरू करेगा। तो इससे गांव की ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन केवल बड़ी जनसंख्या होना पर्याप्त नहीं है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि बड़ी जनसंख्या अपने आप में ताकत नहीं होती है। अगर युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार नहीं मिलेगा तो यही बड़ी आबादी, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्या पैदा कर सकती है। तो इसीलिए भारत के लिए जरूरी है कि युवा जनसंख्या के साथ साथ इनको शिक्षा दिया जाए, कौशल दिया जाए, इनको रोजगार दिया जाए। ठीक है, तभी जा कर के क्या होगा कि लाभ मिलेगा। डेमोग्राफिक डिवाइडेंट यानी जनसांख्यिकी लाभ, इसी को कहा जाता है कि युवा जनसंख्या तो है, इसके साथ साथ हम शिक्षा, कौशल, रोजगार दे रहे हैं। इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है ये हिंदी में। चलिए अब है तीसरा पॉइंट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति। इसका कहने का मतलब है कि भारत विज्ञान और नई नई तकनीकों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसे भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी क्षमता दिखाई है। कौन कौन सी क्षेत्र है? वो है आपका आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल पेमेंट में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यानी एआई में, बायोटेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो इन सभी क्षेत्र में भारत अपनी ग्रोथ दिखाता है, अपनी क्षमता दिखा चुका है। तो आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको बताए भी थे। इस आईटी का मतलब क्या होता है कि भारत आईटी के क्षेत्र में दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो भारत का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत में बैठ करके अमेरिका या यूरोप की कंपनी के लिए काम कर सकता है। तो इससे भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है और रोजगार भी पैदा होता है। अगला है डिजिटल भुगतान, यानी आज भारत में मोबाइल से कुछ सेकंड में भी पैसा भेजे जा सकते हैं, जो कि हम यूपीआई का यूज़ करते हैं। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका कहने का मतलब है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी को कहते हैं। तो एआई ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर या मशीन कुछ ऐसे काम कर सकती है जिनमें सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे आप चैट जीपीटी से कुछ प्रश्न पूछते हैं और वो उसका उत्तर देता है, तो ये क्या है, ये एक एआई का उदाहरण है। अगला है बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। इसका कहने का मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी में जीव विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके उपयोगी चीज़ें विकसित की जाती है। जैसे दवाइयों का विकास,
या फिर वैक्सीन या कृषि से संबंधित कोई नई तकनीकों में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अगला है अंतरिक्ष विज्ञान। इसका कहने का मतलब है कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता साबित की है। तो भारत ने क्या किया है कि भारत के चंद्रयान मिशनों ने भारत की अंतरिक्ष क्षमता को पूरी दुनिया के सामने दिखाया है। तो इसके अलावा भारत उपग्रहों का भी उपयोग करता है, मौसम की जानकारी के लिए, संचार के लिए, कृषि, जीपीएस, आपदा प्रबंधन जैसे कामों में करता है। ठीक, तो ये हो गया पूरा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियां। इसका कहने का मतलब है अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियां का मतलब है कि भारत ने अंतरिक्ष में रॉकेट, उपग्रह और अंतरिक्ष अभियानों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। ठीक, तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मुख्य रूप से इसरो, ISRO, इसका नाम आप भी सुने होंगे। ठीक, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये क्या करती है कि ये आगे बढ़ाता है। मान लीजिए कि किसी देश को अपने मौसम की जानकारी चाहिए कि बारिश कब होगी, चक्रवात कहाँ आएगा और बादल कहाँ है, तो किसी क्षेत्र में सूखा पड़ने की संभावना है। ठीक है, तो इसके लिए अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह यानी सैटेलाइट बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो भारत अपने उपग्रहों और अंतरिक्ष तकनीक की मदद से ऐसी जानकारी प्राप्त करता है। चंद्रयान क्या है? तो चंद्रयान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है चंद्रयान भारत का चंद्रमा से संबंधित अंतरिक्ष मिशन है। तो भारत ने चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई मिशन भेजे हैं। तो चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत की अंतरिक्ष क्षमता को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। जैसे कि इसको चंद्रयान को आपको याद रखना है चंद्रमा की खोज, इस तरीके से आपको याद रखना है चंद्रयान को। मंगलयान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मंगलयान भारत का मंगल ग्रह से संबंधित मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह का अध्ययन करना ही है। ये क्या करता है? मंगल ग्रह के बारे में ही अध्ययन करता है। ठीक, चंद्रयान आपको चंद्रमा से याद रखना है, मंगलयान आपको मंगल ग्रह से याद रखना है। अगला है अंतरिक्ष तकनीक का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा है? ये भी क्वेश्चन उठता है। तो अंतरिक्ष तकनीक का मतलब केवल चंद्रमा या मंगल तक जाना नहीं है, इसका इस्तेमाल धरती पर भी होता है, जैसे मौसम की जानकारी के लिए, कृषि के लिए, संचार के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है सैन्य एवं रक्षा क्षमता। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत ने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी सेना, हथियारों, मिसाइलों और युद्ध विमानों, नौसेना और अन्य रक्षा तकनीकों को मजबूत किया है। तो भारत के पास 3 सेना है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ठीक है, तो थल सेना की अगर हम बात करें तो थल सेना क्या करती है कि यह जमीन पर देश की रक्षा करती है। ठीक है, जैसे सीमा पर सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं। और वायुसेना की बात करें तो ये आसमान से देश की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, इनके पास युद्धक विमान और अन्य आधुनिक तकनीक भी होते हैं। ठीक, नौसेना यानी नेवी की अगर हम बात करें तो यह समुद्र में देश की सुरक्षा करती हैं। ठीक, भारत की यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की लंबी समुद्री सीमा और हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थिति है। अब सवाल आता है कि भारत की रक्षा क्षमता किन चीज़ों से मजबूत हुई है? तो वो है आपका मिसाइल तकनीक से, दूसरा है परमाणु क्षमता, तीसरा है युद्धक विमान और चौथा है युद्धपोत और पांचवा है रक्षा उत्पादन। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों से मजबूत हुई है। अब सवाल आता है कि राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई का मतलब क्या है? तो राजनीतिक स्थिति यहाँ पे लिखा गया मजबूत हुई, इसका क्या मतलब है? राजनीतिक स्थिति का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा के मामलों में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। यानी मान लीजिए कि 2 देशों के बीच बातचीत हो रही है और जिस देश के पास मजबूत सेना है, आधुनिक तकनीक है, मजबूत अर्थव्यवस्था है और परमाणु क्षमता है और मजबूत नौसेना होती हैं, उसकी बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक गंभीरता से
लिया जाता है। ठीक है, तो जिसके पास भी ये सब चीज़ होता है उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने से वैश्विक राजनीति में भारत का प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति कहने का मतलब है कि परमाणु शक्ति का जो संबंध है वो नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु तकनीक से है। तो भारत ने परमाणु तकनीक के क्षेत्र में अपनी क्षमता को विकसित की है। ठीक, तो परमाणु हथियारों के कारण उसकी रणनीति एवं सुरक्षा की क्षमता भी मजबूत हुई है। तो जिम्मेदार परमाणु शक्ति का मतलब क्या होता है? तो जिम्मेदार परमाणु शक्ति का मतलब होता है, एक मिनट यहाँ दिया गया, हाँ, कि भारत अपनी परमाणु क्षमता का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए जिम्मेदारी के साथ करने की बात करता है। तो भारत की परमाणु नीति में नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल न करने की नीति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। जैसे कि इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है और वो हर समय उसका इस्तेमाल करके किसी को डराता नहीं है, लेकिन उसकी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था देख करके दूसरे लोग भी उस पर आसानी से हमला करने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसी तरह से भारत की परमाणु क्षमता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निवारण है यानी डिटरेंस है। तो डिटरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सामने वालों को यह विश्वास हो जाए कि हमला करने पर उसे भी गंभीर नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए वह हमला करने से बचे। ठीक है, डिटरेंस का स्पेलिंग होता है DETE, एक मिनट, DETERRENCE, डिटरेंस। ठीक, अब अगला सवाल है कि परमाणु शक्ति से भारत को क्या लाभ है? ठीक है, तो पहला लाभ है राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है, दूसरा है राजनीतिक महत्व बढ़ता है, तीसरा है कि वैज्ञानिक क्षमता का विकास होता है और चौथा है कि शांतिपूर्ण उपयोग भी किया जाता है। ठीक, अब 7 नंबर पॉइंट है, तो राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती भूमिका। इसका कहने का मतलब है कि भारत अब केवल अपने देश के मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो भारत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों में सक्रिय है, जैसे कि UN यानी संयुक्त राष्ट्र, G20, SCO, ब्रिक्स या क्वाड, इन सभी चीज में वो सक्रिय रूप से क्या है? सक्रिय है। ठीक, अब अगला पॉइंट है, यहाँ पे एक चीज लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र। ये जो लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र में भूमिका, यानी इसका कहने का मतलब है कि राष्ट्र में विश्व शांति, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाता है भारत। तो भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी योगदान देता रहा है। G20 की भूमिका की बात करें तो G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण मंच है। तो भारत यहाँ पे क्या करता है कि आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों की समस्या जैसे मुद्दों पर अपनी बात को रखता है। ठीक है, ब्रिक्स, इसका कहने का मतलब है कि ब्रिक्स में भारत अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग करता है। तो इससे भारत को क्या होता है कि अन्य विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर के काम करने का अवसर मिलता है। अब हम बात करेंगे SCO। SCO का मतलब क्या होता है कि SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? ये एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके माध्यम से भारत सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दा पर काम करता है। ठीक, अगला है क्वाड। क्वाड कहने का मतलब है कि क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो इस मंच पर मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषय महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सवाल आता है कि भारत वैश्विक समस्याओं में कैसे योगदान देता है? तो कैसे योगदान देता है? तो पहला पॉइंट याद रखना है जलवायु परिवर्तन, यानी भारत
पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करता है। ठीक है। दूसरा है आतंकवाद। आतंकवाद कहने का मतलब है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर भी देता है। अगला है खाद्य सुरक्षा, यानी दुनिया में हर व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिले और यह वैश्विक समस्या भी है। ठीक है। तो भारत कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भाग लेता है। ऊर्जा सुरक्षा कहने का मतलब है कि भारत के लिए तेल, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोत भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए भारत ऊर्जा की सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति के लिए विभिन्न देशों के साथ सहयोग करता है। यह सब आपको याद रखना है। 8वां पॉइंट है कूटनीतिक प्रभाव। कहने का मतलब है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि जब कोई देश दूसरे देशों के साथ बातचीत करता है, समझौतों और सहयोग के माध्यम से अपने संबंध बनाता है और अपने हितों की रक्षा करता है, तो इसी को कूटनीति कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर है कि भारत किन देशों के साथ संबंध रखता है, ये भी तो सवाल है, तो ये भी तो आपको जानना चाहिए। तो वह अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के साथ संबंध बनाता है। तो इसके अलावा भारत अफ्रीका, एशिया और अन्य विकासशील देशों के साथ भी सहयोग करता है। तो अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका से किन चीज़ों में सहयोग करता है, तो रक्षा में, तकनीक में, व्यापार में, और रूस के साथ करता है रक्षा, ऊर्जा और राजनीतिक सहयोग के लिए। जापान के साथ करता है तो वह निवेश, तकनीक और आधारभूत संरचना और सुरक्षा के लिए। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 9 आपसे पूछा गया है। इसमें एक चीज़ यहाँ पे और है, यहाँ पे लिखा गया है कि संतुलित संबंध। संतुलित संबंध का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत किसी एक शक्तिशाली देश के साथ पूरी तरह जुड़ने के बजाय अलग अलग देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संबंध बनाए रखता है, तो इसी को हम संतुलित संबंध कहते हैं। ठीक। पॉइंट नंबर 9 पूछा गया है कि लोकतांत्रिक एवं सांस्कृतिक शक्ति। इसका कहने का मतलब है कि भारत की शक्ति केवल सेना और अर्थव्यवस्था से नहीं है, बल्कि भारत की एक और बड़ी शक्ति है, वो है उसकी संस्कृति और लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो इसी को हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। ठीक है। सॉफ्ट पावर इसी को कहा जाता है। तो सॉफ्ट पावर क्या होती है? तो याद रखना है आपको कि बिना सैन्य शक्ति या दबाव के अपनी संस्कृति, विचार, परंपरा और जीवन शैली के माध्यम से दूसरे देशों के लोगों को प्रभावित करना ही सॉफ्ट पावर कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर के योग सीखता है, या फिर भारतीय खाना पसंद करता है, बॉलीवुड फिल्म देखना पसंद करता है, या भारतीय संगीत सुनता है, आयुर्वेदी में रुचि लेता है, तो भारत ने बिना किसी दबाव के उस व्यक्ति को अपनी संस्कृति से प्रभावित किया, तो इसी को हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है लोकतंत्र। ठीक है। तो लोकतंत्र का मतलब हो जाएगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में लोग चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोग क्या करते हैं कि लोग मतदान करते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं और सरकार बनती है। तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व में उसकी पहचान को मजबूत करती है। अगला है संविधान। संविधान यहाँ पे कहने का मतलब है कि भारत का संविधान देश की शासन व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों का आधार है। यानी संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया है। अगला है बहुलतावाद। बहुलतावाद का मतलब है कि भारत के अलग अलग भाषा, संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली वाले लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है। भारत में अलग अलग भाषा है, अलग अलग तरह की भोजन बनती है, पहनावा है, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती है, तो फिर भी लोग एक साथ देश का हिस्सा है। तो यही भारत की विविधता में एकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप एनसीईआरटी में पढ़ते भी होंगे। ठीक है। तो भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर से हम क्या क्या सीखते हैं? योग, आयुर्वेदी, सिनेमा, ये सब
कुछ एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिया गया है। तो सॉफ्ट पावर से ही दूसरा देश प्रभावित होकर के ये सब सीखता है, हमारी संस्कृति से ये सब सीखता है। अगला है 10वां नंबर पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट पूछा गया है, दिया गया है कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान। इसका कहने का मतलब है कि भारत केवल अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि दुनिया के सामने आने वाली बड़ी समस्याओं के समाधान में भी दूसरे देशों के साथ मिलकर के काम करता है। तो दुनिया की कुछ समस्या ऐसी है जिन्हें कोई एक देश अकेले हल नहीं कर सकता है। वो क्या है, वो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवादी मामला या महामारी या ऊर्जा संकट या गरीबी या सतत विकास। तो ये कुछ समस्या है जिसका समाधान कोई अकेले देश नहीं कर सकता है, बल्कि सभी देश को मिलकर के काम करना पड़ता है। ठीक, अगला है भारत के सामने क्या क्या चुनौती आती है। तो ये भी यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार। ठीक, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की सारी समस्या समाप्त हो गई है, बल्कि भारत को वैश्विक शक्ति बनने के रास्ते में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। पहला चुनौती जो कि जिसका सामना करना पड़ता है वो है गरीबी, यानी भारत में आर्थिक विकास के बावजूद भी कुछ लोगों के पास अभी भी पर्याप्त आय या मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ठीक है, दूसरा समस्या बेरोजगारी, यानी भारत में बड़ी युवा आबादी है, अगर युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है तो यह भारत की आर्थिक शक्ति के लिए समस्या बन सकती है। तीसरा है क्षेत्रीय असमानता, यानी भारत के सभी राज्यों और क्षेत्रों का विकास समान गति से नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों में अच्छी सड़क है, उद्योग है, अस्पताल है, स्कूल अधिक है, जबकि कुछ क्षेत्रों में इनकी कमी है। तो इस अंतर को कम करना आवश्यक होता है। अगला है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, यानी ये भी चुनौती बन सकती है। तो किसी भी देश की असली ताकत उसके मानव संसाधन से ही होती है। अगर लोगों की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी लोगों को, तो देश अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर कोई युवा बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, तो उसकी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। अगला है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें सड़क, रेलवे, बिजली, इंटरनेट, अस्पताल, स्कूल और बंदरगाह, ये सभी चीज़ शामिल होती है इसमें। तो भारत में इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकताएं है। अगला है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता कहने का मतलब है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक अवसरों में अंतर भी एक चुनौती ही है। तो भारत के विकास का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब समाज के विभिन्न वर्गों को समान अवसर दिया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाए। ठीक है, 7वां पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, चीन के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, इसका कहने का मतलब भारत और चीन दोनों एशिया की बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी मुद्दे और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होते रहती है। तो इसीलिए चीन के साथ संबंध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती है। 8वां पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ। कहने का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगर विश्व में आर्थिक मंदी या फिर तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो जाए, या युद्ध हो, या व्यापार में बाधा आ जाए, तो ये सब समस्या अगर आती है तो उनका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत भी उन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अब अगला है, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना था। ठीक है, यहाँ तक आपको निष्कर्ष दिया गया, इसको आपको रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। थ्रो लाइट ऑन डेवलपिंग इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन ऑफ इंडिया विथ वेरियस कंट्रीज। विदेश नीति क्या होती है? ठीक, सबसे पहले आपको जानना है कि विदेश नीति क्या होती है। विदेश नीति का मतलब है कि भारत दूसरे देशों के साथ किसी तरह के संबंध रखेगा और अपने देशों के हितों की रक्षा कैसे करेगा। तो सवाल आता है कि भारत किसी दूसरे देश से दोस्ती क्यों करता है? क्योंकि उससे भारत को व्यापार में फ़ायदा हो सकता है, सुरक्षा मजबूत हो सकती है और नई तकनीक मिल सकती है और निवेश आ सकता है, रोजगार बढ़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग
मिल सकता है। तो इसीलिए क्या करता है कि दूसरे देशों के साथ भारत दोस्ती करता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है भारत अमेरिका का संबंध। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो भारत और अमेरिका आज एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। दोनों देशों के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, विज्ञान, तकनीक, निवेश, सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में भी ये सहयोग करते हैं आपस में। तो व्यापार और निवेश कहने का मतलब है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते हैं। ठीक, रक्षा सहयोग कहने का मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ा है। दोनों देश सैन्य अभ्यास करते हैं, रक्षा तकनीक पर सहयोग करते हैं और सुरक्षा से जुड़ी मुद्दाओं पर बातचीत भी करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहने का मतलब है कि भारत और अमेरिका विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। इसमें अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, AI और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आतंकवाद विरोधी सहयोग कहने का मतलब है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। ठीक है, और भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित जानकारी और सुरक्षा मामलों में सहयोग भी बढ़ाते हैं। तो दोनों देश चाहते हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए मिलकर के काम किया जाए। पांचवा पॉइंट याद रखना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, यानी हिंद प्रशांत कहने का क्या मतलब है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा विशाल समुद्री क्षेत्र हिंद प्रशांत कहलाता है, यानी इंडो पैसिफिक कहलाता है। ये आपको याद रखना है। तो भारत के लिए यह क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति समुद्री मार्गों से ही जुड़ा हुआ है। तो भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, स्वतंत्र एवं सुरक्षा, समुद्री मार्ग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दा पर सहयोग करते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ा समुद्री रास्ता है जिससे कई देशों के जहाज व्यापार के लिए आते जाते हैं। तो अगर उस रास्ता पे असुरक्षा बढ़ जाए तो व्यापार प्रभावित होगा। ठीक, तो इसीलिए भारत चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र सुरक्षित और स्थिर रहे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे दूसरा पॉइंट है भारत और रूस संबंध। तो भारत और रूस का संबंध बहुत ही पुराना और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारत और रूस के बीच केवल दोस्ती ही नहीं है, बल्कि रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग भी है। तो रक्षा सहयोग कहने का मतलब है कि भारत और रूस के संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रक्षा ही है। तो भारत ने लंबे समय तक रूस से कई प्रकार के रक्षा उपकरण और तकनीक प्राप्त की है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र कहने का मतलब है कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग है। ऊर्जा में मुख्य रूप से तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक, तो भारत को अपने उद्योग, वाहन और बिजली व्यवस्था चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इसीलिए भारत अलग अलग देशों से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करता है। अगला है अंतरिक्ष वाला क्षेत्र। तो अंतरिक्ष क्षेत्र कहने का मतलब है कि भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग रहा है। दोनों देशों ने अंतरिक्ष तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग किया है। तो इससे भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा भी मिला है। परमाणु ऊर्जा कहने का मतलब है कि रूस भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अगला है तकनीकी सहयोग कहने का मतलब है भारत और रूस के बीच विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी सहयोग होता है। ठीक है, तो इससे दोनों देशों को एक दूसरे के अनुभव और तकनीकी क्षमता से लाभ भी मिलता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया है कि भारत संबंधों को संतुलित करता है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत रूस के साथ अच्छे संबंध रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत केवल रूस पर ही निर्भर है। तो भारत के अमेरिका, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया देशों के साथ भी संबंध बनाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो अच्छे दोस्त हैं,
आप एक दोस्त से पढ़ाई में मदद लेते हैं और दूसरे दोस्त से खेल में मदद लेते हैं, तो आप किसी एक दोस्त को छोड़ करके दूसरे के साथ नहीं जाते हैं। तो इसी तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। तो अब आती है बात जापान की। तो भारत का जापान के साथ कैसा संबंध है? तो जापान भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझेदार है। तो दोनों देशों के बीच सहयोग मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा में, निवेश में, तकनीक में, उद्योग में, रक्षा में और हिंद प्रशांत में बढ़ रहा है। ठीक है, तो बुनियादी ढांचा कहने का मतलब क्या है? बुनियादी ढांचा कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बुनियादी ढांचा में शामिल क्या है? सड़क, रेलवे, पुल, मेट्रो, परिवहन व्यवस्था। तो जापान भारत के कई आधारभूत ढांचा विकास करने में सहयोग करता है। ठीक है, रेलवे में, सड़क में, पुल में, इन सभी चीज़ों को बनाने में सहयोग करता है। अब अगला है निवेश। निवेश कहने का मतलब है कि जापान भारत में निवेश करने वाले महत्वपूर्ण देशों में से एक है। तो जापान की कई कंपनी भारत में कारखानाएं लगाती है। तो इससे क्या होता है कि निवेश होता है। निवेश होगा तो कारखाना खुलेगी, फिर उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। तो इसी तरह से दोनों देशों को लाभ भी होता है। अगला है औद्योगिक तकनीकी सहयोग। यानी जापान तकनीकी और औद्योगिक क्षमता के लिए जाना जाता है। तो भारत और जापान तकनीक, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। अगला है औद्योगिक विकास। इसका कहने का मतलब है कि जापानी कंपनी भारत में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में काम करती है। तो इससे भारत को रोजगार मिलता है, तकनीक, निवेश और उत्पादन का लाभ मिल जाता है। रक्षा सहयोग कहने का मतलब है कि भारत और जापान के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है। तो दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला है हिंद प्रशांत में सहयोग। तो भारत और जापान दोनों चाहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र स्वतंत्र, सुरक्षित और स्थिर रहे। तो समुद्री मार्ग से भारत और जापान दोनों का व्यापार जुड़ा हुआ है। अगर समुद्री मार्ग सुरक्षित रहेंगे तो सुरक्षित समुद्री मार्ग से क्या होगा कि सुरक्षित व्यापार होगा। तो इससे क्या होगा कि आर्थिक विकास होगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या संबंध है? तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच केवल व्यापार ही नहीं बल्कि शिक्षा, खनन, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग है। तो व्यापार कहने का मतलब क्या है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते हैं। और शिक्षा कहने का मतलब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे संबंध है। तो बहुत से भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा के लिए जाते भी हैं। तो इससे क्या होगा कि शिक्षा मिलेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, कौशल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उस कौशल भी उनको मिलेगा। तो दोनों क्षेत्रों के बीच संबंध मजबूत होते हैं इससे। अगला है खनन और ऊर्जा। खनन और ऊर्जा कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अनेक प्राकृतिक संसाधन और खनिज है। तो भारत की जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा और खनिज महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसीलिए दोनों देश खनिज एवं ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। तो भारत के लिए क्या है, ऊर्जा और खनिज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रक्षा सहयोग कहने का मतलब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ रहा है। तो दोनों देश सैन्य अभ्यास और राजनीतिक सहयोग के माध्यम से अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। 5वां पॉइंट है भारतीय यूरोपीय देशों के संबंध। तो अब समझिए कि यूरोपीय देश से भारत के संबंध किन क्षेत्रों में है। तो मुख्य रूप से व्यापार में, निवेश में, तकनीक में, शिक्षा में और जलवायु में है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ में वो आपस में क्या करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा, क्योंकि एक ही चीज़ हम बार बार समझा रहे हैं। अगला है पड़ोसी देश के साथ संबंध। पड़ोसी देश कहने का मतलब है कि भारत के लिए पड़ोसी देश सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत की सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय विकास सीधे पड़ोसी देश से ही जुड़ा हुआ है। तो भारत के कुछ प्रमुख पड़ोसी देश में से कौन कौन है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सब उसमें शामिल है। तो भारत इन देशों के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग करता है। कौन कौन से क्षेत्र में? तो वो है आपका आर्थिक सहयोग, और उसके बाद है आपका सांस्कृतिक संबंध, सुरक्षा एवं विकास संबंधी सहयोग बढ़ रहा है। तो इनके बीच ये सब सहयोग होता है।
अगला सवाल है कि बांग्लादेश के साथ संबंध क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपके उत्तर में विशेष रूप से बांग्लादेश का नाम दिया गया है, इसीलिए इसको अच्छे से आपको समझना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या क्या होता है। तो इनके बीच व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ों में सहयोग होता है। तो मान लीजिए कि दो पड़ोसी शहरों के बीच अच्छी सड़क बन जाती है, तो अच्छी सड़क होगी तो आने जाने में आसानी होगी, आने जाने में आसानी होगी तो व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा तो दोनों क्षेत्रों का विकास होगा। तो इसी तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर संपर्क दोनों देशों के लिए अधिक रूप में उपयोगी होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है चीन के साथ संबंध। चीन के साथ संबंध हम शायद पढ़ भी चुके हैं, फिर भी समझाते हैं कि भारत और चीन के संबंध में सहयोग भी है और तनाव भी है। तो भारत और चीन एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन सीमा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दाओं के कारण क्या होता है कि दोनों देशों के बीच तनाव भी रहता है। ठीक है, तो इनका जो सहयोग है वो आप रहता है, आर्थिक संबंधों में ये सहयोग करते हैं, और दूसरा है सीमा विवाद में और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और इन सभी चीज़ों में वो। तो भारत की प्राथमिकता क्या है, एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि भारत की प्राथमिकता क्या है। ठीक है, तो भारत चीन के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा हितों से समझौते नहीं करना चाहता है। यानी भारत का दृष्टिकोण है कि व्यापार भी हो लेकिन सुरक्षा पहले। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यापार करता है, लेकिन अगर दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर विवाद हो जाए तो वह अपने घर की सुरक्षा को सबसे पहले रखेगा, ना कि व्यापार को। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुरक्षा करते हैं, व्यापार बाद में। यहाँ तक आपको इसका लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द जियोग्राफिकल चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन कंट्री। तो इंडिया के द्वारा जो चुनौती कौन कौन सी झेलना पड़ता है, वो है आपका सीमा संबंधी चुनौती, हिमालय क्षेत्र की चुनौती, बाढ़ की समस्या और सूखा एवं जल संकट, जलवायु परिवर्तन, तटीय क्षेत्र की समस्या और भूकंप का खतरा, मरुस्थल, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और नगरीकरण और पर्यावरणीय संकट। तो ये सब चुनौती भारत को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेक एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ इंडिया पोजीशन इन साउथ एशिया। सबसे पहले आपको समझना है कि दक्षिण एशिया क्या है। तो दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया एशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसमें मुख्य रूप से ये देश शामिल होते हैं। कौन कौन से देश शामिल होते हैं, यहाँ लिखा गया है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो इन देशों में भारत का आकार, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी है, इसीलिए भारत को दक्षिण एशिया का प्रमुख और प्रभावशाली देश माना जाता है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि भारत दक्षिण एशिया में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इन 5 चीज़ों की वजह से वो महत्वपूर्ण है। पहला है भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा है बड़ी जनसंख्या, तीसरा है बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथा है मजबूत सैन्य क्षमता और राजनीतिक प्रभाव। तो इन 5 चीज़ों की वजह से प्रभावशाली है भारत। ठीक है, तो भारत दक्षिण एशिया में इतना इम्पोर्टेंट इन्हीं 5 चीज़ों की वजह से है, जो कि यहाँ पे ये 5 पॉइंट लिख दिया गया है, 5-6 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। पहला पॉइंट आपको इसमें पढ़ना था भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति कहने का मतलब है कि भारत दक्षिण एशिया के मध्य या केंद्रीय भाग में बहुत इम्पोर्टेंट स्थिति रखता है। तो भारत की सीमा कई दक्षिण एशिया देशों से जुड़ी हुई है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और समुद्र की ओर देखें तो श्रीलंका, मालदीव। तो भारत की स्थिति को प्रभावित करते हैं ये सब। ठीक है, तो भारत को समुद्री स्थिति कैसी है, तो भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो यही कारण है कि भारत की समुद्री स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए किसी दुकान का स्थान ऐसी जगह है जहाँ से 4 अलग अलग रास्ताएं गुजरती हैं, तो उस दुकान का महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि
बहुत से लोग वहाँ से गुजरेंगे। तो इसी तरह भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के बीच इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति से क्या लाभ होता है। तो क्या लाभ होता है, तो क्षेत्रीय संपर्क पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि समुद्री व्यापार, ठीक है, और तीसरा है राजनीतिक महत्व। तो ये 3 लाभ होती है। आर्थिक प्रभुत्व, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में बहुत बड़ी और प्रभावशाली है, इसीलिए भारत क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक मोहल्ले में 10 दुकानें हैं और उनमें से एक दुकान बहुत बड़ी है और वहाँ सबसे ज़्यादा सामान आता जाता है। तो अब अगर वह बड़ी दुकान है तो दूसरे दुकानों से सामान खरीदेगा, उन्हें सामान बेचेंगे, निवेश करेंगे और नई सुविधा को विकसित करें, तो पूरे मोहल्ले की आर्थिक गतिविधि पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण उसका क्षेत्रीय व्यापार और विकास पर प्रभाव अधिक है। ठीक है, तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है आर्थिक शक्ति से, तो व्यापार में, ठीक है, निवेश में, आधारभूत संरचना में, तो इन सब क्षेत्रों में ये भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है, ये सब पॉइंट आपको पढ़ लेना है क्योंकि उतना हार्ड है नहीं कि आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, ये आपको यहाँ तक पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में भारत ने किस प्रकार अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति और व्यवहारिक कूटनीति संबंधों के माध्यम से सामंजस्य स्थापित किया है। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि शीत युद्ध के समय दुनिया मुख्य रूप से 2 बड़ी शक्ति गुटों में बटी हुई थी। पहला था आपका अमेरिका का गुट और दूसरा था सोवियत संघ का गुट। ठीक, तो भारत ने कहा कि हम किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि अपने हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेंगे। तो इसी नीति को गुटनिरपेक्षता कहा गया है। मान लीजिए कि आपकी रक्षा में 2 बड़े ग्रुप हैं, एक ग्रुप कहता है कि हमारे साथ रहो, दूसरा ग्रुप कहता है कि हमारे साथ रहो। तो आप कहते हैं, यानी इंडिया कहता है कि मैं किसी ग्रुप में नहीं जाऊंगा, जिस काम में मुझे सही लगेगा वहाँ मैं अपनी समझ से निर्णय लूँगा। तो यही भारत की गुटनिरपेक्षता की मूल भावना थी। तो इसी को गुटनिरपेक्षता कहा जाता था। तो आज इसमें क्या बदलाव आया है, ये भी सवाल आता है कि आज इसमें क्या बदलाव आया है। तो आज दुनिया शीत युद्ध जैसी 2 गुटों में बटी हुई नहीं है, इसीलिए भारत की गुटनिरपेक्षता अब पुराने रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक स्वायत्तता और व्यवहारिक कूटनीति के रूप में दिखाई देती है। कहने का मतलब है कि भारत किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता है और अलग अलग देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार संबंध बनाता है। इसमें पहला पॉइंट आपको पढ़ना है स्वतंत्र विदेश नीति। इसका कहने का मतलब है कि भारत अपनी निवेश नीति का फैसला अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर करता है। भारत किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के अपनी नीति तय नहीं करना चाहता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को 2 दोस्त अलग अलग सलाह देते हैं, एक दोस्त कहता है कि तुम यह करो, दूसरा दोस्त कहता है कि नहीं तुम ये करो, लेकिन विद्यार्थी खुद सोच करके फैसला करता है कि उसके लिए क्या सही है। तो इसी तरह भारत भी अलग अलग देशों की राय सुन सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय अपने राष्ट्र हित के अनुसार लेने का प्रयास करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध, यानी ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि भारत की विदेश नीति कितनी व्यवहारिक हो गई है। तो भारत एक तरफ अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीक सहयोग करता है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंध भी बनाए रखता है। तो इसके अलावा भारत जापान, यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देश के साथ भी संबंध रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भारत ये नहीं कहता है कि अगर अमेरिका के साथ दोस्ती है तो रूस के साथ संबंध नहीं रखेंगे, या अगर रूस के साथ संबंध है तो अमेरिका के साथ संबंध नहीं रखेंगे, बल्कि भारत कहता है कि जिस देश के साथ जिस क्षेत्र में भारत का हित है उस क्षेत्र में सहयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन। इसका कहने का मतलब है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की यहाँ पे बात हो रही है। तो
ध्रुवीय विश्व को इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी विश्व व्यवस्था जिसमें एक ही देश सबसे शक्तिशाली न हो बल्कि कई शक्तिशाली देश और क्षेत्रीय शक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कक्षा में केवल एक विद्यार्थी ही हर फैसला नहीं करता है, बल्कि विद्यार्थी ए क्या करता है कि अपनी क्षमता, विद्यार्थी ए की अपनी क्षमता है, विद्यार्थी बी की अपनी क्षमता है, विद्यार्थी सी की अपनी क्षमता है, और सभी मिलकर के क्या करते हैं कि निर्णय लेते हैं। तो यह एक तरह से बहुध्रुवीय व्यवस्था जैसी है। तो विश्व में अमेरिका, चीन, रूस, भारत, यूरोप, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये सब मिलकर के निर्णय लेते हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का यही मतलब हुआ। तो भारत बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन क्यों करता है, ये भी सवाल आता है कि भारत क्यों सपोर्ट करता है। ठीक है, तो भारत चाहता है कि किसी एक देश को पूरी दुनिया पर अत्यधिक प्रभुत्व न हो। अगर कई शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तो शक्ति क्या हो, शक्ति का संतुलन होगा। तो इससे क्या होगा कि सहयोग बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा तो किसी एक देश का दबाव कम होगा। अगला पॉइंट है राजनीतिक स्वायत्तता। इसका कहने का मतलब है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। का मतलब क्या है यहाँ पे? राजनीतिक स्वायत्तता का मतलब है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने फैसले अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र रूप से लेने का प्रयास करता है। कहने का मतलब है कि कोई दूसरा देश ये तय नहीं करेगा कि भारत को हर मुद्दे पर क्या करना चाहिए। तो भारत हर मुद्दे को अलग अलग देख करके अपना निर्णय लेता है। तो मान लीजिए कि आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त किसी मुद्दे पर आपसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, दूसरा दोस्त कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन आप कहते हैं कि मैं खुद सोच करके फैसला करूंगा कि मेरे लिए क्या सही है। तो यही राजनीतिक स्वायत्तता है। ठीक है, तो भारत की विदेशी नीति का मतलब क्या था वो तो हम आपको समझा ही चुके हैं, तो वो आपको याद रखना है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका, G20, ब्रिक्स, SCO, क्वाड, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता, इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब होता है कि राष्ट्रीय हित यानी ऐसी चीज़ें जो देश की सुरक्षा, विकास और जनता के हित के लिए महत्वपूर्ण हो। तो भारत अपनी विदेशी नीति बनाते समय ये भी देखता है कि इस फैसले से भारत को क्या फ़ायदा होगा और भारत की सुरक्षा और एवं विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत किन चीज़ों को प्राथमिकता देता है? तो भारत प्राथमिकता देता है सुरक्षा को, रक्षा सुरक्षा को, ऊर्जा सुरक्षा को, आर्थिक विकास को, तकनीकी सहयोग को। इन सभी चीज़ों को भारत क्या करता है कि प्राथमिकता देता है। ठीक, अगला पॉइंट है अमेरिका और रूस के साथ संतुलित संबंध, यानी यह भारत की व्यावहारिक और संतुलित कूटनीति का एक अच्छा उदाहरण है। तो भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों देशों के साथ सहयोग के क्षेत्र भी अलग अलग हो सकते हैं। अमेरिका के साथ क्या करेगा कि भारत अमेरिका के साथ रक्षा और आधुनिक तकनीक, व्यापार, विज्ञान और हिंद प्रशांत सहयोग जैसे क्षेत्र में संबंध बढ़ाता है। ठीक है, तो भारत अमेरिका के साथ ये संबंध बनाता है और रूस के साथ क्या करता है कि रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्र में लंबे समय से संबंध बनाए हुए है। तो संतुलन का मतलब तो हम आपको बता ही चुके थे, आई होप आपको याद होगा। अगला पॉइंट है विकासशील देशों के हितों का समर्थन। कहने का मतलब है कि दुनिया में सभी देश आर्थिक रूप से समान नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ देश बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं जबकि कई देश अभी विकासशील ही हैं। तो भारत स्वयं भी विकासशील देश के साथ लंबे समय से सहयोग करता रहा है और उनके मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता भी है। तो भारत क्या करता है कि भारत विकासशील देशों की समस्या को वैश्विक मंचों पर उठाने का प्रयास करता है, जैसे गरीबी, विकास, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और विकास के लिए वित्त और तकनीक तक पहुँच, इन सभी चीज़ों पर भारत उठाता है। यही सब मुद्दा भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखता है। ठीक है, वैश्विक मंचों पर रखता है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि ग्लोबल साउथ क्या है। ठीक है, ग्लोबल साउथ
ये यानी वैश्विक दक्षिण क्या है? तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य विकासशील देश या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के देशों के समूह को समझा जाता है। तो भारत इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता है, इसी को हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छे साधनों वाले हैं और कुछ के पास साधन कम हैं। अगर साधन कम वाले विद्यार्थी अपनी समस्या अकेले बताएंगे तो शायद उनकी बात न सुनी जाए। ठीक है, लेकिन अगर वे सभी मिलकर के अपनी समस्या रखें तो उनकी आवाज़ मजबूत हो सकती है। तो इसी तरह से भारत ग्लोबल साउथ की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमुखता देने का प्रयास करता है। तो भारत ऐसा क्यों करता है? क्योंकि भारत चाहता है कि विकासशील देशों की आवाज़ सुनी जाए, उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, वैश्विक व्यवस्था और अधिक महत्वपूर्ण न्यायपूर्ण बनेगा, इसीलिए भारत ऐसा चाहता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता से राजनीतिक स्वायत्तता तक। गुट निरपेक्षता का मतलब तो हम आपको समझा ही चुके थे। शीत युद्ध के समय दुनिया मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, एक था आपका अमेरिका का गुट, दूसरा था सोवियत संघ का गुट। ठीक है, तो भारत ने किसी एक सैन्य गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत का कहना था कि हम अपने विदेश नीति स्वतंत्र रूप से बनाएंगे और किसी एक महाशक्ति के गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसी को कहा जाता है गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट, इसी को हम कहते हैं। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब राजनीतिक स्वायत्तता क्या है? राजनीतिक स्वायत्तता का मतलब तो आज दुनिया की परिस्थितियां शीत युद्ध के समय जैसा नहीं है, इसीलिए भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का आधुनिक रूप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी राजनीतिक स्वायत्तता के रूप में दिखाई देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अलग अलग देशों के साथ सहयोग करता है, लेकिन अपनी विदेश नीति का फैसला अपने राष्ट्र हितों के अनुसार ही करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका हो गया, ये आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। तो जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाईलाइट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया एवर ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, भारत की निरंतर विकसित होती अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर आपको प्रकाश डालना है। तो पहला है आपका, यहाँ पे इसको पढ़ना है। पहला है आपका कृषि क्षेत्र में, दूसरा है औद्योगिक विकास में, ठीक है, तीसरा है सेवा क्षेत्र में, फिर उसके बाद डिजिटल आया, फिर विदेशी निवेश आया, फिर आधारभूत संरचना आई, फिर स्टार्टअप हुआ, फिर अब क्या है कि वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका है। तो इन सभी क्षेत्र में भारत की इकोनॉमी बढ़ती है इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से। ये पूरा 8 पॉइंट जो लिखा गया है ये आपको एक एक करके पढ़ना है। हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं, ठीक, क्योंकि उतना टाइम है नहीं कि आप बैठ करके घंटों लंबे वीडियोस देखेंगे, उतना टाइम आपके पास भी नहीं ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भारत की इकोनॉमी एक बड़ी गाड़ी है। ठीक है, तो इस गाड़ी में अलग अलग पहिए हैं। पहला पहिया कृषि, दूसरा पहिया उद्योग, तीसरा पहिया सेवा, चौथा पहिया डिजिटल, पांचवा पहिया विदेशी निवेश और छठा पहिया इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और सातवां स्टार्टअप और आठवां हो जाएगा आपका ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, तो ये कुछ 8 पहिए हैं, यानी ये जो 8 पॉइंट दिया गया है इसी को हम 8 पहिया समझ लेते हैं। ठीक है, तो कृषि में क्या होता है कि भोजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और उद्योग में क्या होता है कि उत्पादन और रोजगार मिलती है। सेवा में क्या आता है, IT, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आती है। डिजिटल में क्या, डिजिटल और आसान लेन देन होता है डिजिटल की वजह से ही। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अगर ये सभी क्षेत्र मजबूत होंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो ये जो 8 पॉइंट दिया गया है, इन सभी क्षेत्रों में अगर मजबूती होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाता है। ठीक, तो यही कहने का मतलब है कि भारत की इकोनॉमी मजबूत कैसे होती है, तो इन 8 पॉइंट की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इन डेवलपिंग इंडिया एज अ ग्लोबल पावर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि द्विपक्षीय समझौते का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि दो देशों के बीच समझौता करना ही द्विपक्षीय समझौता कहलाता है। ठीक है, जैसे भारत और जापान अगर
दोनों देश व्यापार, तकनीक या रक्षा के लिए कोई समझौता करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विपक्षीय समझौता। ठीक है। बहुपक्षीय समझौते का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि दो से अधिक देशों के बीच समझौते या सहयोग जब होता है तो उसी को हम बहुपक्षीय समझौता कहते हैं। जैसे कि भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया किसी क्षेत्रीय मुद्दे पर अगर मिलकर के सहयोग करते हैं तो इसको हम बहुपक्षीय सहयोग कहेंगे। द्विपक्षीय यानी दो देश आपस में सहयोग करेंगे। बहुपक्षीय यानी दो से ज़्यादा देश आपस में किसी भी मुद्दे पर सहयोग करते हैं तो उसको बहुपक्षीय कहा जाता है। ठीक, आपको भी ये बात याद रखना है। तो अब आपको समझना है कि द्विपक्षीय समझौतों का महत्व क्या है। पहला पॉइंट, आर्थिक सहयोग। इसका कहने का मतलब है कि दो देशों के बीच समझौते से व्यापार, निवेश और बाजार बढ़ सकता है। दूसरा है रक्षा सहयोग। रक्षा सहयोग कहने का मतलब है कि भारत दूसरे देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग करता है, जैसे सैन्य अभ्यास में, रक्षा तकनीक में, परीक्षण में, सुरक्षा सहयोग में, इन सभी चीज़ों में वो सहयोग करते हैं। तकनीकी विकास कहने का मतलब है कि आज के समय में केवल हथियार या पैसा ही शक्ति नहीं होता है, टेक्नोलॉजी भी शक्ति है। तो दूसरे देशों के साथ समझौतों से क्या होता है? तकनीक, ज्ञान, अनुसंधान और विशेषज्ञता का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक। अगला है ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा यानी भारत को बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है, तो इसीलिए भारत विभिन्न देशों के साथ तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करता है। अगला है कूटनीति संबंध, यानी समझौते केवल व्यापार के लिए नहीं होते हैं। जब दो देश लगातार सहयोग करते हैं तो विश्वास बढ़ता है, संबंध मजबूत होती है और भविष्य में सहयोग आसान हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे बहुपक्षीय समझौतों का महत्व। तो बहुपक्षीयों का क्या महत्व है? जब भारत कई देशों के साथ मिलकर के काम करता है तो उसे वैश्विक स्तर पर अपनी बात रखने का अवसर भी मिलता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, वैश्विक निर्णयों में भागीदारी मिलती है। तो भारत G20, ब्रिक्स, SCO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है। तो यहाँ भारत आर्थिक मुद्दों पर, सुरक्षा पे, विकास पे और वैश्विक समस्याओं पर अपनी बात रख सकता है। मान लीजिए कि अगर 20 विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो एक विद्यार्थी अकेले बोलने के बजाय अपनी बात पूरे समूह के सामने रख सकता है। ठीक है। तो इसी तरह बहुपक्षीय मंच भारत को वैश्विक मुद्दों पर अपनी आवाज़ रखने का अवसर देता है। बहुपक्षीय व्यापार कहने का मतलब है कि कई देशों के साथ व्यापारिक सहयोग से भारत को नए बाजार मिल सकते हैं। ठीक। अगला है वैश्विक समस्याओं का समाधान। इसका कहने का मतलब है कि कुछ समस्या ऐसी होती है जिन्हें कोई एक देश अकेले हल नहीं कर सकता है। वो समस्या क्या है? वो है जलवायु परिवर्तन, महामारी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा या फिर आतंकवाद। अगला पॉइंट है विकासशील देशों की आवाज़, यानी भारत विकासशील देशों के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का प्रयास करता है, जैसे कि गरीबी, विकास, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, तकनीक तक पहुंचना। तो इन सभी मामलों पर भारत क्या करता है कि आवाज़ उठाता है। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा। इसका कहने का मतलब है कि जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लेता है और वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान करता है तो उसकी कूटनीति प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ बढ़ जाती है। तो इससे भारत को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बनाने में मदद मिलती है। ये आपको पूरा लिख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मेथड आर एडॉप्टेड बाय इंडिया टू इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर। ग्लोबल पावर के बारे में अभी ऊपर में भी क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी आपको शॉर्ट में जल्दी से समझा देते हैं। ठीक, तो एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए भारत ने कौन कौन से तरीके अपनाए हैं। इसका कहने का मतलब है कि भारत दुनिया में अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी देश की शक्ति केवल सेना या हथियार से नहीं होती है। तो एक देश को वैश्विक शक्ति बनने के लिए पैसा, सेना, तकनीक, कूटनीति, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव
सभी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब आपको एक एक करके पढ़ना है। आर्थिक विकास कहने का मतलब है कि सबसे पहले भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। तो भारत ने आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था से अपना जुड़ाव बढ़ाया है। तो इससे व्यापार बढ़ा है, विदेशी निवेश आया है, उद्योग बढ़े हैं और रोजगार और उत्पादन भी बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी परिवार की आमदनी बहुत अच्छी है तो वह बेहतर शिक्षा, घर और अन्य सुविधा पर खर्च कर सकता है। तो इसी तरह मजबूत अर्थव्यवस्था किसी देश की शक्ति का आधार होती है। अगला पॉइंट है सैन्य शक्ति का विकास। सैन्य शक्ति का विकास कहने का मतलब है कि भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को आधुनिक बनाया है। ठीक है, तो भारत रक्षा उत्पादन और आधुनिक सैन्य तकनीक पर भी ध्यान दे रहा है। परमाणु क्षमता कहने का मतलब है कि भारत ने अपनी परमाणु क्षमता विकसित की है। तो इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन को मजबूत करना है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत साधन है तो दूसरे लोग उसके साथ व्यवहार करते समय अधिक सावधानी बरतेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार परमाणु क्षमता भारत की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करती है। विज्ञान और तकनीक कहने का मतलब है कि आज के समय में जिस देश के पास आधुनिक तकनीक है उसकी शक्ति भी अधिक होती है। भारत ने अंतरिक्ष में, आईटी में और डिजिटल तकनीक में और जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, और वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रगति की है। ठीक, अगला पॉइंट है सक्रिय विदेश नीति। ये तो हम समझा चुके हैं। बहुपक्षीय संगठनों भी समझा चुके हैं। सॉफ्ट पावर क्या होता है कमेंट में बताना है। ठीक, समुद्री शक्ति का विकास, ये सब हो चुका है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंडिया डेवलपिंग कल्चरल रीजन विथ अदर नेशन। तो योग के बारे में हम आपको बता रहे थे, पहले भी लॉन्ग में पढ़ा चुके हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव, भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड वाला जो हम आपको बता रहे थे, और भारतीय प्रवासी समुदाय, शिक्षा संस्कृति आदान प्रदान करता है, कला एवं साहित्य। तो इसको आपको यहाँ तक पढ़ लेना है। राइट अ नोट ऑन इंडिया रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम आपको ब्रिक्स के बारे में, एशियान के बारे में पढ़ा रहे थे, उसी के बारे में आपको यहाँ पे जानना है। तो क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या मतलब है? ऐसे संगठन या मंच जहां कई देश मिलकर के किसी साझा समस्या या विषय पर चर्चा या सहयोग करते हैं, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन या मंच कहा जा सकता है। जैसे आपकी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, अगर सभी विद्यार्थी मिलकर के बैठे और तय करें कि स्कूल की सफाई कैसे अच्छी की जाए, तो यह एक सामूहिक निर्णय जैसा है। तो ठीक इसी तरह से दुनिया के देश मिलकर के क्या करते हैं? शांति, सुरक्षा, व्यापार, विकास, जलवायु और स्वास्थ्य जैसे मुद्दा पर काम करते हैं, बैठ करके तय करते हैं। पहला आपको पढ़ना है इसमें संयुक्त राष्ट्र में भूमिका, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र का सक्रिय सदस्य है। ठीक है, तो भारत यूएन का क्या है? सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग से जुड़े मुद्दाओं पर अपनी बात रखता है। मान लीजिए कि दुनिया में 2 देशों के बीच कोई गंभीर विवाद है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर देश बातचीत और समाधान की कोशिश कर सकते हैं। तो भारत भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाता है। ठीक, दूसरा है शांति स्थापना में योगदान, यानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैनिक और अन्य सहायता प्रदान की है। G20 में भूमिका, यानी G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण मंच है। तो भारत इसमें आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक समस्या और विकासशील देशों के मुद्दों जैसे विषयों पर महत्व देता है। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में तो हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो भारत ब्रिक्स के माध्यम से क्या करता है कि आर्थिक सहयोग, विकास और वैश्विक व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दाओं पर काम करता है। SCO में भूमिका, विकासशील देशों की आवाज़ उठाता है भारत।
तो ये सब आपको पढ़ा ही चुके हैं, तो इसको बस एक बार रीड कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो भौगोलिक चुनौती के बारे में तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, सीमा विवाद, हिमालय आपदा, बाढ़, ये सब चीज़ जो कि भारत को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब कुछ 8 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट आपको यहाँ तक पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन फॉर इंडिया एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस रीजन, राइट इन ब्रीफ। ठीक है, तो भारत के लिए हिंद महासागर का क्या महत्व है और इस क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौती है। हिंद महासागर कहने का क्या मतलब है कि हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित विशाल समुद्री क्षेत्र है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह हिंद महासागर के उत्तरीय भाग में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसीलिए भारत के लिए हिंद महासागर केवल पानी का क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह व्यापार का, ऊर्जा का, सुरक्षा का और संसाधन और संपर्क का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, तो हिंद महासागर का भारत के लिए क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सामरिक महत्व। सामरिक महत्व कहने का मतलब है कि सामरिक का मतलब होता है कि देश की सुरक्षा और रणनीति से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है और इसीलिए समुद्र की सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ठीक, तो व्यापार का महत्व कहने का मतलब है कि भारत दूसरे देशों से बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और बेचता है, तो इनमें से बहुत सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। ठीक, तो समुद्र से ही हम व्यापार करते हैं। ऊर्जा सुरक्षा कहने का मतलब है कि भारत को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी ऊर्जा की बहुत ज़रूरत हो जाती है, तो मध्य पूर्व से आने वाली ऊर्जा संसाधनों के लिए समुद्री मार्ग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। समुद्री मार्ग से ही आते हैं, जाते हैं या व्यापार होता है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब है कि समुद्री केवल पानी नहीं है, समुद्र क्या है, केवल पानी नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में मछली, खनिज, तेल, गैस जैसे संसाधन की संभावनाएं भी है। तो समुद्र से मछली पकड़ने का काम लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है, इसीलिए समुद्री संसाधन रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। संपर्क एवं क्षेत्रीय संबंध, इसका कहने का मतलब है कि हिंद महासागर भारत को कई महत्वपूर्ण क्षेत्र से जोड़ता है, जैसे अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। तो इन सभी क्षेत्रों से भारत को जोड़ता है। अब कौन कौन सी चुनौती है वो भी आपको देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहला है चीन की बढ़ती गतिविधियां। इसका कहने का मतलब है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की आर्थिक और सामरिक गतिविधियां बढ़ी है। तो भारत के लिए यह एक राजनीतिक चुनौती है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपके घर के आसपास कोई दूसरा व्यक्ति लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा हो, तो आपको भी अपने आसपास की सुरक्षा और अधिक ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत को अपनी समुद्री राजनीति मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। अगला है समुद्री डकैती, यानी समुद्री डकैती का मतलब होता है कि समुद्र में जहाज़ों को लूटना या उन पर हमला करना। तो अगर कोई व्यापारिक जहाज़ सामान लेकर के जा रहा है और समुद्री डाकू उस पर हमला करते हैं, तो क्या होगा कि सामान, जहाज़ और चालक दल सभी खतरे में पड़ सकते हैं। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। तीसरा है आतंकवाद एवं अवैध गतिविधियाँ। इसका कहने का मतलब है कि समुद्री मार्गों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे हथियारों की तस्करी हो सकती है समुद्री मार्ग के माध्यम से, और मादक पदार्थों की तस्करी या फिर मानव तस्करी या आतंकवादी गतिविधियां भी हो सकती है। तो इसीलिए समुद्री निगरानी और सुरक्षा जरूरी होता है। समुद्री प्रदूषण कहने का मतलब है कि समुद्र में प्लास्टिक, तेल और औद्योगिक कचरा जाने से समुद्री पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। अगर किसी जहाज से तेल समुद्र में फैल जाए तो मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को नुकसान हो सकता है, इसीलिए समुद्री पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी होती है। अगला है प्राकृतिक आपदाएं,
यानी हिंद महासागर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी रहता है, जैसे चक्रवात का, सुनामी का, समुद्री तूफान का या फिर समुद्री बाढ़ का। तो 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने भारत की सहित कई देशों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। तो इसीलिए इस क्षेत्र में आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो सामान लेकर के आने जाने से पहले इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि कहीं बाढ़ न आ जाए, कहीं चक्रवात न आ जाए, तो पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आंसर था, ठीक है, 12 क्वेश्चन था, पूरा हो चुका है। तो जल्दी जल्दी में आपको भी रिवीजन एक बार कर लेना है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यूनिट 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले क्लास में हम और पढ़ेंगे क्वेश्चन। अभी भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाना बाकी है यूनिट 3 में, जो कि हम आज ही पूरा कंप्लीट करेंगे। मे बी 3-4 चैप्टर हम आज और पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपका यूनिट 3 कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक।